नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के जोगेश्वरी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं नेशनल हेरल्ड मामले से, जिसमें ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेरल्ड हाउस में यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया है। यहीं पर ईडी ने कल छापा मारा था और अब बिना इजाजत दफ्तर को नहीं खोलने के ईडी ने निर्देश दिए हैं। यंग इंडिया का दफ्तर सील होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती दिखी। 10 जनपद के बाहर भी पुलिस बल की मौजूदगी नजर आई। इसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक सरकार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त को उसके प्रधानमंत्री निवास और राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करने से रोकना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस मुख्यालय की घेराबंदी की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये देश का ध्यान ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है। गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं, हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। और तिरंगे को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच घमासान शुरू हो गया है। दोनों ही एक दूसरे पर तिरंगे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। भारत माता की। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी के सांसद तिरंगा बाइक यात्रा पर निकले, लाल किले से विजय चौक तक। इस यात्रा में विपक्ष का कोई सांसद नहीं दिखा। इसे बीजेपी ने सीधे गद्दारी करार दिया। ये लोग मतलब ये बता दे रहे हैं कि हम लोग पहले से ही इस तिरंगे के खिलाफ रहे, देश के खिलाफ रहे। इन लोगों ने अंग्रेजी मानसिकता के साथ इस देश को चलाया, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ इस देश को चलाया। अब इनका असली चेहरा, मुखौटा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नोच कर दिखा दिया देश को। ये देखिए, ये लोग देश के भी गद्दार हैं, तिरंगे के भी गद्दार हैं। हम लोग अपना अपना मनाएंगे। ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है? ये सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? तिरंगे पर यह टकराव सियासत से सोशल मीडिया तक दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को अपना डीपी बनाया तो सत्ता पक्ष के सारे नेताओं ने इसे डीपी बना लिया। विपक्ष ने कहा, तिरंगा हमारे दिल में है। देखिए, हमारे दिल में तिरंगा है। ये आप बीजेपी के बात सुन के सोशल स्टेटस में हमको चेंज करना पड़े, वो नौबत अभी नहीं आई है। हमारे दिल में तिरंगा है और दिल में ही रहेगा। देखिए, क्या है ना कि भेद खुल गया। तिरंगे के प्रति सम्मान था नहीं। मोदी जी ने जैसे ही कहा घर घर तिरंगा, और ये सारे तिरंगा विरोधी अपनी कहते हैं ना कि वो एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि वो सियरा रंगा गए रहे और जैसे ही ओकरा पानी में पड़ल तो ओकर रंगवा उड़ गए। उधर कांग्रेस के नेताओं ने तिरंगा लिए पंडित नेहरू की तस्वीर लगाई, याद दिलाते हुए कि तिरंगे का नेहरू और कांग्रेस से पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा भी अब राजनीति का विषय बन गया है। तिरंगा हमारी आजादी का
सबसे बड़ा प्रतीक है। लहराता हुआ तिरंगा सबके भीतर गौरव का भाव भरता है, लेकिन अगर इस पर भी राजनीति चल पड़े तो यह बड़े दुख का विषय है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में आतंकी खतरे का एक बड़ा अलर्ट है और इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ तमाम एजेंसियां मॉक ड्रिल कर रही हैं और इसी के तहत रेलवे स्टेशन पर एक डमी बम ब्लास्ट किया गया। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहां पर बिल्कुल ऐसा माहौल बनाया गया है जैसे बम ब्लास्ट हुआ हो। कुछ देर पहले यहां पर एक तेज धमाका हुआ और उसके बाद आप देखिए कि प्लेटफॉर्म पर लोग घायल पड़े हुए हैं। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल है जिसके जरिए दिल्ली पुलिस अपने जवानों की सतर्कता की जांच कर रही है कि जवान बम ब्लास्ट के बाद कितनी तेजी से घटना स्थल पर पहुंचते हैं, कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर ये कमांडोज भी आ गए हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। देखिए ब्लास्ट के बाद किस तरह से लोग पड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर देखिए कि ये जो पूरा इलाका है इसको खाली करा दिया गया है और यहाँ पर ये देखिए कमांडोज आ रहे हैं। कमांडोज के साथ में पीछे से एम्बुलेंस आएगी और फिर जो लोग पड़े हुए हैं उनको अंदर से ले जाया जाएगा। मैं बात करता हूं डीसीपी रेलवे हरन जी से। सर, ये जो मॉक ड्रिल है इसका क्या मकसद है और क्या कॉल आज की गई है? हम अपनी सुरक्षा की तैयारी देख रहे हैं 15 अगस्त के सिलसिले में और अभी जो मॉक ड्रिल में है हमने अजमेरी गेट साइड जो हमारा वेटिंग हॉल है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट का इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं और वी हैव बीन टेकिंग ऑल steps to take them to hospitals and provide necessary assistance. Plus, we have cordoned up the area in which all the passengers have been safely removed from this place, so that the normal operations of trains as well as the movement of passengers is not hampered. We have cordoned up the area and we are removing the injured persons to hospital. इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा RPF, रेलवे अथॉरिटीज़, DDMA, फायर ब्रिगेड, दिल्ली हेल्थ सर्विसेज, सिविल डिफेंस, हमारे स्पेशल सेल की स्क्वाड टीम और ये सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। ये जो लोग हैं वो घायल दिखाए गए। यहाँ पर मल्टीपल एजेंसियां हैं दिल्ली पुलिस के अलावा जो इस मॉक ड्रिल में शामिल हैं। दरअसल 15 अगस्त या 26 जनवरी के पहले दिल्ली पुलिस इस तरह के कई मॉक ड्रिल करती है बाजारों में, मॉल्स में, स्टेशनों पर, बस अड्डों पर और इन मॉक ड्रिल्स के जरिए दिल्ली पुलिस ये देखती है कि उसकी तैयारी कैसी है। अगर इस तरह की घटना होती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसको लेकर उनकी क्या तैयारी है ये दिल्ली पुलिस देखती है। जिस तरह से आतंकी खतरे का अलर्ट है 15 अगस्त को लेकर, उसके बाद तमाम जगहों पर ऐसी मॉक ड्रिल्स चल रही हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो तो उससे निपटा जाए। आप देखें कि अब जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस अस्पतालों से आ रही हैं। आप देखिए कि आगे वो लगातार जो एम्बुलेंस है वो आ रही हैं। इन घायलों को आगे ले जाया जाएगा। DDMA की टीम है वो भी यहाँ पहुँच चुकी है। तो ये लगातार मल्टीपल एजेंसियां इस मॉक ड्रिल में शामिल हैं और जैसा मैंने कहा कि हर एक एजेंसी का टाइम परखा जाता है कि कौन सी एजेंसी का रिस्पांस टाइम क्या है। ये सारी चीजें इस मॉक ड्रिल के जरिए परखी जाती हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बुलडोजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का प्रतीक बन चुका है। कहा जाता है कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ होती है, लेकिन सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए भी बुलडोजर की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। ये तस्वीर आपको याद होगा, ये तस्वीर तब की है जब प्रशासन ने बुलडोजर से मुरादाबाद के फर्नीचर व्यापारी जाहिद के घर को ढहा दिया था। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जाहिद कोई गैंगस्टर हैं या आतंकवाद से लेना देना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिद का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बेलारी के एसडीएम घनश्याम वर्मा से अपने फर्नीचर के पैसे मांग लिए। एसडीएम घनश्याम वर्मा ने अपनी बेटी के लिए 2,64,000 रुपए का फर्नीचर जाहिद से खरीदा था।
लेकिन जब जाहिद ने फर्नीचर के पैसे मांगे तो एसडीएम साहब ने एक फर्जी नोटिस भेजा कि जाहिद ने तालाब पर कब्जा कर अपना घर बनवाया है और फिर जाहिद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। बिल बना के जब इनके पास पहुंचे 7 तारीख को सुबह को, बोले कोई इतना बिल बना दिया तुमने तो, और मैं तुम्हारे टेबल पे सजा कर रख दिया है, मैं आज शाम तक तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ में बिलारी का उज्ज्वलाधिकारी हूँ और मैं तुम्हारा पूरा मकान गिरवा दूंगा। फिर हम भागे एटीएम प्रशासन के पास, फिर इन्होंने लताड़ लगाई कि भाई जब मैंने कह दिया जांच मुझ पे आ गई है, मैं जांच करूंगा, उससे पहले कैसे भेज दिया तुमने, इतने पे भी न मानेंगे तो तोड़ दो, जब जो होगा देखी जाएगी। जाहिद ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय और जिला अधिकारी से की। सोशल मीडिया पर भी फुटेज वायरल किया जिसमें एसडीएम खुद फर्नीचर खरीदते हुए नजर आ रहा है। हंगामे के बाद प्रशासन ने जांच बैठाई। इस प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया है, वो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जांच का बिंदु है कि मे भी कि उनका कहना सही हो, प्रीजुडिस होने का कोई औचित्य नहीं कि पहले से प्रीजुडिस हुआ जाए। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से करना। यूपी प्रशासन ने 14 दिन की जांच के बाद पाया कि एसडीएम साहब ने बदले की कार्रवाई के चलते जाहिद के घर बुलडोजर चला दिया। एसडीएम घनश्याम वर्मा को यूपी प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष यूपी में हुई सभी बुलडोजर कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहा है। ये बुलडोजर का जो प्रयोग है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वसूली का एक तंत्र हो चुका है। जितने भी बुलडोजर की कार्रवाइयां की गई हैं उसमें एक कमेटी बने, एक कमेटी जो सिटिंग जज हैं उनके अंडर में बनाई जाए और उस सिटिंग जज के अंडर में जो कमेटी बने उनसे सभी बुलडोजर के कार्रवाइयों की जांच कराई जाए। जाहिद कोर्ट में आरोपी एसडीएम पर मुकदमा कर जेल भेजने की याचिका दायर कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार अब जाहिद को मुआवजा देगी, क्योंकि उसका घर गिराया एसडीएम ने सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके, तो उसका घर भी सरकार को बनाना चाहिए। और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई का यूपी सरकार प्रचार करती है, प्रसार करती है, तालियां बटोरती है, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा निर्दोष लोगों के घरों को गिराया जा रहा है और जवाबदेही उनकी कुछ भी नहीं, क्योंकि अब यह कहा जाने लग गया है कि यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है। अच्छा होगा तो तालियां भी योगी आदित्यनाथ को मिलेंगी, लेकिन बुरा हुआ तो सवाल भी मुख्यमंत्री से ही पूछे जाएंगे। मुरादाबाद में सहयोगी अनवर और दिल्ली में अश्वनी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री में मीथेन गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी कंपनी में वेस्ट टैंक की सफाई करने में जुटे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। बहादुरगढ़ के गांव रोहद में दिल्ली के पटेल नगर निवासी हितेश नाम के शख्स ने एरोफ्लेक्स सीलिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग नाम से कंपनी खोली हुई है। कंपनी में इंजन की गैस किट बनाई जाती है। कंपनी में ही सफाई के लिए कई वेस्ट टैंक बनाए हुए हैं। बुधवार की दोपहर कुछ कर्मचारी इन टैंकों की सफाई में जुटे हुए थे। इसी दौरान गैस की चपेट में 6 कर्मचारी आ गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। एरोफ्लेक्स सीलिंग्स के नाम से कोई फैक्ट्री है, तो ये सामने देखा है, ये कोई 5 फुट गहरा पाउंड है, टैंक है। इसमें को साफ करने के लिए वो उतरे थे, तो सस्पेक्टेड यही है कि वो गैस की वजह से 4 मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई है और 2 व्यक्ति भी आईसीयू में हैं, ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अधिकारियों को बुला लिया गया है। पुलिस मौके पर है, इसका विस्तार से इसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी तो जो बॉडीज को यहाँ से रिमूव करके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में ले गए हैं। अभी पहले इलाज के लिए लेके गए थे, वहाँ पे जो ब्लड डेथ डिक्लेयर किए गए 4 लोग, 2 लोग अभी आईसीयू में हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए चल रहे हैं। पहले इनके जो फैमिली के रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। उनके संपर्क आने के बाद जो कंप्लेंट्स वगैरह होंगी उनको रिसीव करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार हुए झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों से सीआईडी पूछताछ में जुटी हुई है। उन्हीं की निशानदेही पर बंगाल सीआईडी की टीम आज जब दिल्ली में एक शख्स के यहाँ पहुंची तो आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें काम करने से रोका। इसी बीच विधायक अनूप सिंह ने रांची में एफआईआर दर्ज कर दी है। उन्हें आशंका है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। देखिए पूरी खबर।
दिल्ली पुलिस के असहयोग से परेशान बंगाल सीआईडी टीम जैसे ही आनंद निकेतन में सिद्धार्थ भट्टाचार्य के यहाँ तलाशी वारंट के साथ बंगाल सीआईडी टीम पहुंची, फौरन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का फोन आया कि वो थाने लौट आए। ये टीम कोलकाता में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों से करीब 50 लाख की बरामदगी के सिलसिले में पहुंची थी। सुबह हम गए थे तो बातचीत हो रहा था, घर में तो पहले घुस नहीं पाया, बातचीत हो रहा था। सर्च वारंट के एग्जीक्यूशन करने के शुरू कर रहे थे, तभी यहाँ से जो हमारा स्कॉटिंग ऑफिसर था वो बोल रहे कि कोई सुपीरियर ऑफिसर थाने में बुला रहा है, जल्दी चलिए। बार बार बुलाते तो यहाँ पे आ गए। सीआईडी टीम के साथ दिल्ली पुलिस के असहयोग की खबर जैसे ही फैली, टीएमसी के सांसदों ने राज्यसभा में इस मामले को उठाते हुए सदन से बॉयकॉट कर दिया। कोर्ट ऑर्डर के साथ एक दिल्ली वाले बंदे इसमें है इन्वॉल्व, उसको अरेस्ट करने के लिए सीआईडी टीम पश्चिम बंगाल से दिल्ली आया, लेकिन दिल्ली पुलिस इधर आके वो टू बी अरेस्टेड को छुड़ा के लेकर गए और दिल्ली पुलिस को पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम को रेस्ट्रेन किया। नित्यानंद राय जी इसका कोई जवाब नहीं दिया और चेयर भी उनको अलाउ नहीं किया जवाब देने के लिए, तो इसकी प्रोटेस्ट में हम वॉकआउट करके बाहर आए। इसी बीच रांची में जिस कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने इस मामले में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई और जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री की भूमिका को उजागर किया था, अब उनका कहना है कि लालच उन्हें भी दिया गया और अब भाजपा उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू करवा सकती है। और आज के डेट में आप जान रहे जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी उपयोग कर रही है। कल का ट्वीट निशिकांत दुबे जी का देख लीजिए, मैंने सुबह ये बात बोली है ईडी और सीबीआई के बारे में, और निशिकांत दुबे जी शाम में ट्वीट करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल, विजिलेंस ऑफ कोल, ईडी, सीबीआई अनूप सिंह की पॉलिटिकल जांच करे। 3 पर केस हुआ, अभी जेल में है, वेस्ट बंगाल में है। अब बचे में से इनको 10 लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इतना संभव नहीं है, 10 लोग जाने की स्थिति में नहीं होंगे, नहीं जाएंगे। और इसी तरह से इस तरह से हम देखें तो सरकार बची रहेगी, पार्टी भी बची रहेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का भविष्य क्या होगा, ये आने वाले दिनों में बीजेपी से अधिक कांग्रेस पार्टी का आलाकमान तय करेगा कि आखिर वो अपने झारखंड विधायक दल को एकजुट रखने में कितना कामयाब हो पाता है या नहीं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और हिमांशु शेखर के साथ, रांची से कैमरामैन हरवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वाराणसी के 84 घाट में राजघाट के बगल में यह नया नमो घाट बना है। यहाँ नमस्ते की शैली में 3 स्कल्पचर बने हैं। बैठने के लिए बारादरी और सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे, लिहाजा स्मार्ट सिटी ने 10 रुपए का टिकट लगा दिया। इससे लोग नाराज दिखे। हमारे ख्याल से तो ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी यहाँ से बनारस में जितने भी घाट हैं, किसी भी ऐसी अनुमति नहीं है कि पैसा लगा करके किसी घाट पे घुमाया जाए। सर मैं बहुत बनारस घुमा, लेकिन ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि 10 रुपये टिकट लग रहा है। ये तो पर्यटन स्थल है और तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, लेकिन जो लग रहा है गलत है। हाँ, जो स्टैंड का पैसा लग रहा है कार गाड़ियों का, उसको वो तो ठीक है, वो तो सुरक्षा के लिए अच्छा है। लेकिन देखिए आज हमको लग रहा है कि हम कल भी आए थे, कल तो तमाम भीड़ थी, आज तो भीड़ हमको लग रहा है 25% से भी कम है टिकट की वजह से। मंगलवार की शाम से लगे इस टिकट के काटने के लिए इंतजाम होने लगे, तब तक इसे वापस ले लिया गया क्योंकि मीडिया पर खबर वायरल हो गई थी। हमारे उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अगले आदेश तक ये स्थगित रहेगा। टिकटिंग जो है, एंट्री टिकट जो हमारे पार्किंग की टिकटिंग है वो अभी चालू है और इसको अंडर रिव्यू करके प्रोसेस करके उसके बाद हम लोग इसे शुरू करेंगे जैसे निर्देश प्राप्त हुए। कल शाम से इम्प्लीमेंट हुआ था, अभी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसको। यानी घाट में घूमने का टिकट तो नहीं है, लेकिन गाड़ी लेकर जाएं तो पार्किंग चार्ज अब भी लगेगा। बनारस में नए बने नमो घाट पर 10 रुपए का टिकट बनारस के लिए बिल्कुल नया था, लिहाजा ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और जैसे ही यह खबर तेज हुई, अधिकारियों के कान तक जब बात पहुंची तो फिलहाल इस योजना को, इस टिकट की योजना को अभी स्थगित कर दिया गया है। पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, लेकिन अभी इस पर विचार किया जा रहा है। वाराणसी के नमो घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जोगेश्वरी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।